नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो पिछली विगत साल की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी फॉर्मेट में पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किस आधार पर प्राप्त नहीं की जा सकती। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि जो भारत की नागरिकता है किस आधार पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा ऑप्शन है देशीयकरण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है किसी भूभाग की समष्टि द्वारा, और चौथा ऑप्शन है भारतीय बैंक में, यहाँ पर होगा दोस्तों धन जमा करके। धन जमा करके ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय बैंक में क्या धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें पूछा गया भारतीय नागरिकता किस आधार पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके हम भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें कि जो भारतीय नागरिकता है वो पांच पैमानों के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। गृह मंत्रालय का अकॉर्डिंग है ये पांच पैमाने कौन कौन से हैं दोस्तों, चलो देखते हैं। पहला पैमाना है जन्म से। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के भूभाग क्षेत्र पर हुआ है तो उसे स्वतः ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है वंशानुगत। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी उस क्षेत्र में या भारत के भूभाग क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है तो उस व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तीसरा है देशीयकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा भी प्रमाण पत्र द्वारा, यानी कि उसमें भारत के सरकार से अनुमति मांगी जाएगी, जब उसमें एक समय सीमा निश्चित की गई है उसके आधार पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और लास्ट है तुम्हारा किसी भूभाग की समष्टि द्वारा। भूभाग की समष्टि का अर्थ है दोस्तों, यदि किसी नए भू क्षेत्र को भारतीय भूभाग में मिला लिया जाए तो उस नए क्षेत्र में जितने भी रहने वाले लोग थे वो स्वतः ही उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। चलो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। ऑप्शन ए है पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से, ऑप्शन सी है संपत्ति के अधिकारों से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर होगा पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। आंसर होगा इसका पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। चलो दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं कुछ। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से के संबंधित है एक, आप नाम सुनेंगे, मंडल आयोग। जो मंडल आयोग था उसने सिफारिश की थी पिछड़े वर्ग ओबीसी आरक्षण के लिए, उसने सिफारिश की थी, लेकिन उसकी सिफारिशों को लागू करने के सर्वोच्च न्यायालय में कई अर्जियां दायर हो गई। मतलब कुछ लोगों ने अर्जियां डाल दी जो उसमें आरक्षण दिया गया था उसके विरुद्ध में क्या है, उसमें अर्जियां डाल दी गई, जिससे इंदिरा साहनी वाद उसी में से एक था। इंदिरा साहनी वाद 1992 का केस था जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि जो भी सरकार ने निर्णय दिया है वो सही है, उसे सही करार दे दिया था। जो पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण दिया गया था इंदिरा साहनी केस में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दिखा दी थी कि हाँ जी, जो सरकार ने आरक्षण दिया है वो बातें सही हैं। तो इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित था, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। दोस्तों, इससे पहले था मंडल आयोग जिसने सिफारिश की थी पिछड़ा वर्ग जो तुम्हारा पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें आयोग की भी सिफारिश की गई थी और उसमें आरक्षण की भी बात करी गई थी। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा पाने का अधिकार, ऑप्शन बी है काम पाने का अधिकार, ऑप्शन सी है संगम बनाने का अधिकार। संगम दोस्तों मतलब है कि संघ बनाने का अधिकार, कोई ग्रुप बना सकते हैं क्या। ऑप्शन डी है कोई वृत्ति, वृत्ति का मतलब यहाँ पे कोई कार्य करने का अधिकार। तो दोस्तों, ये पूछा गया कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो यदि देखा जाए तो शिक्षा पाने का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 के हमें इसका प्रोविज़न किया गया कि शिक्षा पाने का क्या है, हमारा एक मूल अधिकार है। दोस्तों, संघ बनाने का अधिकार जो है वो भी एक मूल अधिकार है। वो आर्टिकल आप 19 पढ़ेंगे तो उसमें भी संघ बनाने का, जैसे कि बिना हथियार के संघ कर सभा कर सकते हैं, संघ भी बना सकते हैं, उसमें प्रोविज़न दिया गया है। कोई व्यक्ति कोई भी कार्य, भारत में आप कोई भी कार्य करें उसका भी प्रोविज़न आर्टिकल 19 में दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो काम पाने का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। आपको बता दें
ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। काम पाने का अधिकार क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व है। अच्छा दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं ये किस देश से लिए गए हैं, तो आपको पहले जो एमसीक्यू के जो वीडियो बनी थी उसमें बताया गया था कि जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंध में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अवसर की समानता के बारे में पूछा गया है। समानता है दोस्तों, यहाँ समता नहीं है, समानता के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन एक है, ए है इसमें प्रस्तावना और मूल कर्तव्य। ऑप्शन बी है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। ऑप्शन सी है आपका प्रस्तावना और मूल अधिकार। और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों आपको बता दें, जो अवसर की समानता का उल्लेख है वो प्रस्तावना में तो दिया ही गया है और साथ साथ किस में दिया गया है, उसके मूल अधिकारों में। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 16 में ये प्रोविज़न दिया गया है। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता के बारे में बात कही गई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, समानता के अधिकार से। ऑप्शन है तुम्हारा संपत्ति के अधिकार से। ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। दोस्तों आर्टिकल 25 के बारे में पूछा गया है, तो हम आपको बता दें जो समानता का जो अधिकार है, जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से शुरू होकर चलेगा आपका 18 तक। 18 तक है समानता का अधिकार। दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 25 में नहीं है, वो आर्टिकल 300 के अंतर्गत आता है। ये अब कानूनी अधिकार बन गया है। दोस्तों पहले जो ये अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। अब इसको आर्टिकल 300 के में डाला गया है। और जो अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से है वो दोस्तों आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। दोस्तों आर्टिकल 25 का संबंध होगा धर्म की स्वतंत्रता से। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, आर्टिकल जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, ये होगा आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर होगा ये 28 तक। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राण व देही स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 21। प्राण व देही स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 21 में दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, आर्टिकल 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अगर वंचित करना है तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार ही उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों एक केस इससे संबंधित है जो आपको याद रखना होगा। 1978 में एक केस हुआ था, एक वाद संघ हुआ था, जिसे कहते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला था एक, 1978 में आया, जिसने आर्टिकल 21 को व्यापकता मतलब उसका व्यापक प्रसार कर दिया। उसमें कहा गया कि आर्टिकल 21 केवल जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अधिकार है। दोस्तों इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें जोड़ी गई दोस्तों, कभी इसका व्यापक अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपनी पसंद से किसी व्यक्ति से यदि शादी कर रहा है तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो विधि द्वारा उसका संरक्षण
किया जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो दोस्तों इसका अर्थ है, इसमें जो दे रखा है कि अपनी पसंद से व्यक्ति की जो शादी करने का अधिकार है उसका जो संरक्षण होगा वो होगा आर्टिकल 21 के अनुसार। दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने हादियावाद के निर्णय में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करना चाहता है तो उसका संरक्षण होगा आर्टिकल 21 के अनुसार। दोस्तों आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दे रखी हैं और आर्टिकल 25 मैंने अभी आपको बताया कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, और आर्टिकल 29 है वो अल्पसंख्यक समूहों की स्वतंत्रता या उनके संरक्षण से संबंधित है। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। इसमें पूछा गया है कि जो भारतीय जो संविधान है उसमें मूल अधिकार जो दे रखे हैं उनकी रक्षा कौन करता है। ऑप्शन में दे रखा, क्या संसद है क्या वो मूल अधिकारों की रक्षा करती है, या राष्ट्रपति मूल अधिकारों की रक्षा करता है, और ऑप्शन सी है न्यायपालिका, क्या सर्वोच्च न्यायालय या जो न्यायपालिका है हमारी क्या मूल अधिकारों की संरक्षक है, और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। दोस्तों आपको बता दें कि संविधान में हमारे में दे रखा है एक आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में साफ साफ लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है या उच्च न्यायालय भी जा सकता है। तो हमारी जो रक्षा होगी वो किसके द्वारा होगी? जो मूल अधिकार हैं उनकी जो रक्षा की जाएगी वो की जाएगी न्यायपालिका के द्वारा। तो आर्टिकल 32 में भी लिखा हुआ है उपचारों का उपवन, जो मूल अधिकार हैं यदि आपका उल्लंघन हुआ है मूल अधिकारों का तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका जा सकते हैं। न्यायपालिका मूल अधिकारों का रक्षा करेगी, मूल अधिकारों क्या करेगी? रक्षा करेगी। संरक्षण है मूल अधिकारों की, जो संरक्षण है वो कौन है? न्यायपालिका। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो याचिका ये वो रिट हैं जो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? जारी करता है। तो आर्टिकल 32 मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कुछ रिटें जारी होती हैं। चलो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है अधिकार प्रक्षा है दोस्तों यहाँ पे सही से लिखना है, अधिकार प्रक्षालय, और ऑप्शन डी है उत्प्रेषण। दोस्तों आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या करता है? 5 प्रकार की रिट, जो 5 हैं 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वो कौन कौन सी हैं? 4 तो यही हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति की संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है दोस्तों? दूसरा है परमादेश, दूसरा है इसमें परमादेश, तीसरा है अधिकार प्रक्षालेख, चौथा है उत्प्रेषण, और एक और है इसमें जो है प्रतिषेध। 5 तरह की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अनुसार। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा परमादेश, हम आदेश देते हैं। जो ऑप्शन होगा इसमें परमादेश होगा। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन से समुदाय को धार्मिक मूल अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अल्पसंख्यक कौन कौन से हमारे देश में हैं वो देख लीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें यहूदी, ईसाई, जैन, सिख। कौन कौन से दे रखे हैं दोस्तों? इसमें दे रखा है यहूदी, क्या अल्पसंख्यक है हमारे भारत में? दूसरा है ईसाई, क्या वो अल्पसंख्यक है? और इसमें दे रखा है जैन, क्या वो अल्पसंख्यक हैं? और ऑप्शन डी में दे रखा है आपका सिख, क्या वो अल्पसंख्यक हैं? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा पहला, यहूदी जो हैं हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय में नहीं आते। दोस्तों आपको बता दूं भारतीय सरकार ने अपने राजपत्र में जो जारी किए हैं 6 समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक रूप में अधिसूचित किया है। तो दोस्तों वो कौन कौन से हैं? देखो मुस्लिम पहला है, जो माइनॉरिटी में आते हैं वो मुस्लिम है, लिख लेना दोस्तों। मुस्लिम हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। दूसरे हैं ईसाई, जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन वो क्या हैं? तुम्हारे अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। तीसरे हैं पारसी जो हैं ये भी अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं दोस्तों।
सिख भी अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। और तुम्हारे जैन भी क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। और छठे हो गए आपके बौद्ध, जो बौद्ध हैं, बौद्धिज्म हैं, ये भी अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। तो दोस्तों ये लोग हैं जो किस में आते हैं, आपके अल्पसंख्यक समुदाय में। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। जो आर्टिकल 19 है उसमें जो ये पार्ट है, ये पार्ट दे रखा है उसमें आर्टिकल 19 ए, तो उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। दोस्तों उसके भी काफ़ी छोटे छोटे पार्ट हैं जिसमें पूछा गया है कि उन छोटे पार्टों में कौन सा शामिल नहीं है। तो दोस्तों पहला पूछा गया, क्या शांति का अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। फ़ोन टैपिंग, जो फ़ोन टैपिंग करते हैं दोस्तों किसी उसके विरुद्ध भी क्या अधिकार है। कोई हमारा फ़ोन टैप कर ले, क्या उसके प्रति भी हमें संरक्षण मिला हुआ है। तीसरा है विरोध करना, प्रदर्शन करना और हड़ताल करने का अधिकार भी क्या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। ऑप्शन डी में पूछा गया, यदि हम किसी भी अखबार का पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार कर दें, मतलब उसका पूर्ण प्रतिबंध करें या करना चाहें, तो क्या उसका अधिकार है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया वाक एवं अभिव्यक्ति की क्षमता से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विरोध करने का भी अधिकार है, प्रदर्शन करने का भी अधिकार है दोस्तों, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया। तो कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। चलो मैं आपको बता दूं, वाक और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। तो इसमें कौन कौन से हैं, एक तो प्रेस की स्वतंत्रता है जो इसमें शामिल है। यदि कोई व्यावसायिक विज्ञापन देना चाहें उसकी भी स्वतंत्रता हमें दी गई है। और जो फ़ोन टैपिंग, यदि कोई हमारा फ़ोन टैप कर लेता है तो उसके विरुद्ध हमें अधिकार या हमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम उसके खिलाफ़ कोई भी रिपोर्ट वगैरह दर्ज करा सकते हैं। और किसी भी यदि राजनीतिक दल या संगठन कोई भी बंद के खिलाफ कोई भी बंद लगाता है, हम उसके प्रति भी उसके विरुद्ध भी क्या है, अधिकार हमें दिया गया है। हम उसके विरुद्ध भी जाकर अपनी बात रख सकते हैं। और हमें विरोध करने का भी अधिकार है, प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, लेकिन दोस्तों हड़ताल करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। यदि किसी भी अखबार का पूर्ण प्रतिबंध करना है उसके विरुद्ध भी हमें क्या है, अधिकार दिया गया है। शांति का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा ही लंबा है, इसे देख के थोड़े ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किस वाद में, मतलब कोई वाद है उच्चतम न्यायालय का, उसमें यह व्यवस्था दी गई कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत, मतलब कि अलग होने पर, मूल अधिकारों की यदि जो उल्लंघन करते हैं, असंगत का मतलब है यदि मूल अधिकारों की कोई विधि उल्लंघन करे, असंगत होने पर, शून्य नहीं है दोस्तों, ये शून्य नहीं इसमें है, मतलब इसका शून्य है ये, मतलब ये शून्य नहीं, इसका अर्थ होगा शून्य, ये वाला शून्य, शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद, दूसरा है गोलकनाथवाद, तीसरा है मिनर्वा मिल्सवाद और चौथा है डी जो मेनका गांधी। दोस्तों आपको इनकी डेट भी याद होनी चाहिए। देखिए केशवानंद भारती जो वाद था वो आया था 1973 में, गोलकनाथ बाद आया था आपका 1967 में, मिनर्वा मिल्स जो था ये आया था दोस्तों 1980 में, और जो मेनका गांधी वाद था ये आया था दोस्तों 1978 में, 1978 78 इनमें ये आए थे। अच्छा दोस्तों इसके बारे में बता दें, इसमें पूछा गया कि ये शून्य, पहले मैं आपको बता दूं इसका अर्थ, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें समझो, इसमें दे रखा है कि उच्चतम न्यायालय में क्या व्यवस्था करी उच्चतम न्यायालय ने, कि जो संवैधानिक संशोधन होते हैं, यदि संवैधानिक संशोधन करके या कोई ऐसी विधि बना दी गई जो हमारे मूल अधिकार हैं, यदि उनका उल्लंघन करे, यदि उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करे,
तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रोविज़न दिया, यदि उनका मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम उस विधि को उतने ही क्या कर देंगे, शून्य घोषित कर देंगे, मतलब उसे आरोपित नहीं होने देंगे मूल अधिकारों पर। तो दोस्तों ये वाद था गोलकनाथ वाद। कौन सा वाद था? गोलकनाथ वाद में यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी कि यदि कोई भी विधि या कोई भी कार्यपालिका जो विधायिका है, यदि ऐसा कानून या ऐसी विधि बनाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे उतने ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वो मूल अधिकारों के उल्लंघन करती है। दोस्तों इसका मतलब है मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन करती है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रोविजन दिया था गोलकनाथ वाद में 1967 में कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, असंवैधानिक या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार या दायित्व, अधिकार कह लो या दायित्व, को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा और 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये बात कही गई थी 86वें संविधान संशोधन में। तो दोस्तों इनकी डेट भी याद होनी चाहिए, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ये हुआ था 1976 में। दोस्तों इसके बारे में कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या प्रोविज़न जोड़े गए थे और इसे लाने का पर्पज़ क्या था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संपत्ति का जो अधिकार है उसे किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था, यानी कि मूल अधिकार से अलग कर दिया गया था। दोस्तों ये कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन ही है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2002 में। और 52वां जो संविधान संशोधन था दोस्तों ये हुआ था 1985 में। इसमें भी दल बदल कानून क्या है, लाया गया था। जो दल बदल है वो कानून लाया गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? जो PIL फाइल करते हैं हम, तो उसमें जो जनक माना जाता है दोस्तों ये हैं, इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन है PN भगवती, HL दत्तू, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई। दोस्तों आपको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा कि कौन थे वो, PN भगवती। चलो दोस्तों आज 15 ही क्वेश्चन करते हैं, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको डिटेल एनालिसिस करूंगा उनके बारे में, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे।